फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गेलोत। वेलकम टू सुपर 30 साइंस की सीरीज में। आज हम देखने आ रहे हैं भाग 5 वॉल्यूम 2। ये सारी एग्जाम रेलवे, पीएससी, एसआई सभी के लिए मोस्ट आईएमपी है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 भाग बना चुका हूँ, जिसमें हर एक भाग में 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करे हैं। करीब 120 क्वेश्चन तो हमने एग्जाम वाले लिए हैं, प्लस उनके साथ डबल, मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ दो दो तीन तीन क्वेश्चन करें। अराउंड 250 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने आ रहे भाग 5वां वॉल्यूम 2। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, वो चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें। तो आज के वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं, जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है, अक्सर हम इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो गया? त्वचा। त्वचा क्या हो गई? मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग हो गया। अब थोड़े क्वेश्चन की ओर डिस्कस और कर लेते हैं, जो हम अक्सर गलत करते हैं। देखिए, आज हम इससे एक पहले क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करी जा रही तो ध्यान रखिएगा यकृत है। कौन सी है? यकृत मतलब लीवर। अब यकृत का जो वजन रहता है दोस्तों, इसका वजन रहता है 1.5 से 2 किलो इसका वजन होता है। और ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, और ये करीब शरीर के 500 से भी ज्यादा कार्य करती है। ध्यान रखना, 500 से भी ज्यादा कार्य करता है यकृत। अगर किसी व्यक्ति को जहर देके मारा गया है तो कौन से अंग की जांच की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, उसके यकृत की जांच की जाती है। और एक और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा शराब का सेवन करता है तो उसका कौन सा अंग सबसे पहले खराब होता है? तो ध्यान रखिएगा, उसका यकृत जो है सबसे पहले खराब होता है। जहर देके मारा गया तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी और सबसे भारी ग्रंथि भी है यकृत, 1.5 से 2 किलो जिसका वजन होता है। ठीक है। द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी नली, देखिए, सबसे बड़ा अंग त्वचा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और सबसे बड़ी नली, बिगेस्ट वेसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है सबसे बड़ी नली है। एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिए, कितने 7 मीटर लंबी है, या फिर कभी कभी पूछा था 20 फीट लंबी जो है छोटी आंत शरीर की सबसे बड़ी नली है। और सबसे ज्यादा खाने का पाचन छोटी आंत में ही होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा खाने का पाचन छोटी आंत में होता है। अब अगला चीज देख लेते हैं एक और। अब सबसे बड़ी की बात करी थी तो सबसे छोटी ग्रंथि भी बात कर लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। ओ एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो भी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, और इसी को बोलते हैं हम मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मास्टर ग्लैंड जो है कौन सी हो गई? पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन से करीब हमने 7 से 8 क्वेश्चन देखे दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है अगला भी। निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली नहीं है? अब इसमें देखिए, स्टार फिश एक मछली नहीं है। अब किस बेसिस पे हम कोई सी फिश की कैटेगरी में रखें या फिर ना रखें, तो हम देखते हैं। अब कोई सी फिश जो है, फॉल्स फिश जो है, वो उसके अंदर गिल्स, स्केल्स और फिन्स ये तीनों चीजें क्या रहती है? नहीं रहती है, जिस कारण से उसको फॉल्स फिश, और जिसमें गिल्स होगी, स्केल और फिन्स होगी, तो उससे हम एक ट्रू फिश मानी जाएगी। ठीक है। गिल्स के माध्यम से श्वसन करती मछलियां, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। अब स्टार फिश के अंदर गिल्स नहीं थी, स्केल्स भी नहीं है, फाइन्स भी नहीं है, पंख भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिस कारण से स्टार फिश को हमने किस कैटेगरी में रखा है दोस्तों? फॉल्स फिश की कैटेगरी में रखा गया है। अब इसके अन्य और उदाहरण देख लेते हैं, और किन किन चीजों को फॉल्स फिश में रखा गया है, तो ये आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। जेली फिश जो है फॉल्स फिश की कैटेगरी में आती है।
शेल फिश जो है फॉल्स में, और वेल फिश भी जो है फॉल्स फिश की कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये श्वसन और ये सारी चीजें स्केल इनमें अपसेंट होता है, जिस कारण से इनको हमने फॉल्स फिश की कैटेगरी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मनुष्य जैसा सबसे छोटा सेम टू सेम बंदर कौन सा होता है? मैन लाइक एपी मतलब हो गया गिब्बन। गिब्बन को हम बोलते हैं काले मुंह का जो बंदर, लंगूर मेनली जो आता है वो गिब्बन होता है। अब चिंपांजी, गोरिल्ला, ओरांग उटांग उटांग जो चिंपांजी जो सबसे बुद्धिमान है, अक्सर आपने पिक्चरों में देखा होगा किताब पढ़ते हुए, तो वो चिंपांजी है, सबसे इंटेलिजेंट। क्रोमोसोम की संख्या होती है इसके अंदर 48, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं गोरिल्ला और ओरांग उटांग। तो तीनों के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। आप कोई सी भी एग्जाम में अपियर हो रहे, एसएससी, व्यापम या वॉट एवर कोई सी भी, तो ध्यान रखिए गिब्बन जो पाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, भारत में पाया जाता है। गोरिल्ला पाया जाता है अफ्रीका में। गोरिल्ला की नाक के आधार पर उसकी पहचान करी जाती है। मादा गोरिल्ला की नाक जो रहती है बहुत बड़ी रहती है। और ओरांग ओटांग जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा बंदर जो पेड़ पे इधर से उधर जाते हैं और जिनके लंबे लंबे हाथ रहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंबे हाथ रहते हैं और पेड़ पे उनसे ही झूलते रहते हैं, तो वो इंडोनेशिया में उन्हें कहा जाता है ओरांग ओटांग। तो ये तीनों भी आप नोट डाउन जरूर करिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्त। ऑक्टोपस क्या है? ठीक है, तो ऑक्टोपस को हमने किस ग्रुप में रखा है, और इससे 4 प्रश्न हम जरूर देखेंगे। ऑक्टोपस को मोलस्क ग्रुप में रखा गया है। अब इसकी विशेषता डायग्राम से देखते हैं दोस्तों। ऑक्टोपस को बोला जाता है डेविल फिश, और डेविल फिश क्या हो गई? एक फॉल्स फिश है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछते ऑक्टोपस का अन्य नाम, अदर नेम ऑफ ऑक्टोपस इज डेविल फिश। अगले चीज की ओर बढ़ते हैं, ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस में 3 हार्ट होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 9 मस्तिष्क और इसका ब्लड रहता है ब्लू। इसके में हीमोग्लोबिन उसके प्लाज्मा में घुला रहता है, जिसका अंश का ब्लड कैसा हो गया? ब्लू। अब इसके 9 मस्तिष्क, एक बड़ा मस्तिष्क जो रहेगा सेंटर पार्ट में, और 8 भुजाओं में क्या रहते हैं? 8 अलग अलग मस्तिष्क रहते हैं। और इसके 3 हार्ट रहते हैं पंपिंग, और हार्ट का काम रहता है पंपिंग करना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों प्रश्न जो है मोलस्क का ग्रुप में रखा गया है। 3 हार्ट होते हैं, 9 मस्तिष्क होते हैं, और इसका कलर होता है ब्लू। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से आलू का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? तो ध्यान रखिएगा, आलू का खाने योग्य भाग है तना, ठीक है, स्टेम जो है आलू का खाने योग्य भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेजर किस पे काम करता है? लेजर इज डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, तो ध्यान रखिएगा स्टिमुलेटेड रेडिएशन पे वर्क करता है मेनली। अब उत्पादित करता है। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, लेजर का आता है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म है दोस्तों। अगला देखते हैं प्रश्न, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड। अक्सर आपने टेलीविजन के रिमोट के आगे जो व्हाइट कलर का जो बल्ब रहता है वो इंफ्रारेड पे वर्क करता है। और लाल रंग के बाद हाई फ्रीक्वेंसी जो आती है वो इंफ्रारेड की रहती है, और उसको हम देख नहीं सकते, वो विजिबल नहीं है। तो जिस कारण से वो ध्यान रखिएगा, टीवी का रिमोट और ऑब्स्टिकल डिटेक्टर जो बनाए गए हैं वो इंफ्रारेड पे काम करते हैं, और टेलीविजन के रिमोट चैनल जो रहते हैं वो बदल जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्यूबलाइट में कौन सी चीज भरी जाती है? तो ध्यान रखिए, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। तो और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, बल्ब में भी दोस्तों आर्गन गैस और नियॉन गैस का प्रयोग करते थे। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जा रहा है। बट ट्यूबलाइट में मरकरी वाष्प और आर्गन गैस का कर रहे हैं, मगर वर्तमान में कौन सी गैस का प्रयोग करा जाता है तो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तारे का रंग जो है
एक संकेत करता है। द कलर ऑफ स्टार इज इंडिकेशन ऑफ इट्स, तो ध्यान रखिए उसके तापमान को निर्धारित करता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट बी इज इक्वल टू टी इंटू लैम्बडा होता है। लैम्बडा जो है इसकी वेवलेंथ है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, जिसका सिग्नल बनाए जाते हैं। टी तापमान और बी कांस्टेंट है, तो इसके थ्रू हम बता सकते हैं तारों का जो तापमान जो है उसकी लाइट जो है उसके तापमान के बारे में बताती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ध्वनि के रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि लॉन्जिट्यूशनल वेव फॉर्म अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में कार्य करती है। तो इसका हम थोड़ा सा चार्ट के थ्रू हम समझेंगे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर। इसके चार्ट में देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आता है तरंग। तरंग कितने प्रकार की रहती है? यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल और विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब अगला क्वेश्चन बनता है, किन तरंगों को माध्यम की जरूरत पड़ती है? तो एम से मीडियम और एम से मैकेनिकल वेव को माध्यम की जरूरत पड़ती है इन्वायरमेंट की। और किन तरंगों को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये कौन सी हो गई? प्रकाश, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो वेव, इन सबको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा। और यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती है, लॉन्जिट्यूशनल वेव मतलब अनुदैर्घ्य, और ट्रांसफर रहती है अनुप्रस्थ तरंग। अब लॉन्जिट्यूशनल वेव जो माध्यम की स्थिति की दिशा में आगे पीछे होती है, तो साउंड वेव फॉर्म हम बातचीत कर सकते हैं। साउंड वेव फॉर्म हो गई आगे पीछे। भूकंप जो है एक केंद्र से आता है, तो वो किस फॉर्म में सीधा आ रहा है, तो वो भी लॉन्जिट्यूशनल वेव आएगा। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग भी लॉन्जिट्यूशनल वेव आएगी। और पानी की सतह पर उत्पन्न तरंग जो लहरें रहती है, तो वो रहती है ट्रांसवर्स वेव, इसके माध्यम के परपेंडिकुलर रहती है। ध्यान रखना दोस्तों, परपेंडिकुलर। और क्या उदाहरण बोल सकते हैं, एक रस्सी को मैंने कॉर्नर से बांध दिया है, उसको मैं झटक रहा हूं, तो ये वेव फॉर्म भी कौन सी होगी? ट्रांसवर्स वेव। और एसी करंट भी ऐसे रहता है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी आपका ट्रांसफर वेव फॉर्म में होगा। तो इस चार्ट को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, इन दोनों को माध्यम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो ये था मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।